गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी जी की दाढ़ी बढ़ाई जाती है, राहुल जी की खुद ही बढ़ जाती है, इमरान प्रताप गढ़वी। जी हां दोस्तों, एजेंडा आज तक के मंच पर शिरकत करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़वी इस कार्यक्रम में एक सत्र आयोजित करने के लिए पहुंचे, जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा से बनेगी बात। दोस्तों, इस दौरान भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दाढ़ी पर तंज कसा। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़वी ने कहा कि मोदी जी की दाढ़ी बढ़ाई जाती है और राहुल जी की खुद ही बढ़ जाती है। इमरान प्रताप गढ़वी ने कहा कि राहुल जी की बढ़ी हुई दाढ़ी यह दर्शाती है कि वो लगातार जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर चल रहे हैं। इमरान प्रताप गढ़वी ने कहा कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं हैं, भाजपा इन दिनों राहुल जी की टी शर्ट, राहुल जी की दाढ़ी पर ज्यादा फोकस कर रही है। इमरान ने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री गुजरात में भाषणों के दौरान राहुल जी की दाढ़ी को मुद्दा बना रहे हैं। भाजपा पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बात नहीं करती, भाजपा गरीब की थाली पर बात नहीं करती। भाजपा का फोकस सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा और उसके साथ चलने वाले लोगों पर है। इमरान प्रताप गढ़वी ने आगे कहा कि भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फोटो पोस्ट होती है जिसमें राहुल गांधी का ट्राउजर, राहुल गांधी की दाढ़ी, राहुल गांधी की टी शर्ट, राहुल गांधी की तारीफ में इमरान प्रताप गढ़वी ने कहा कि वाकई इस बार राहुल गांधी ने दूरगामी दृष्टि दिखाई है। राहुल गांधी इस बार नफरत कम करने के मिशन पर निकले हैं, क्योंकि राहुल जानते हैं कि जब नफरत कम होगी तभी भाजपा कम होगी। आज तक के मंच पर इमरान प्रताप गढ़वी ने भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी को भी आमंत्रण किया। उन्होंने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी को भी भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, सुखविंदर सुक्खू होंगे हिमाचल के नए सीएम, मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम का पद। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कांग्रेस हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रतिभा सिंह के समर्थक विधायक मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस संबंध में मोहर लगा दी गई। रविवार को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस नेता शाम 7 बजे राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दोस्तों, प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमें आला कमान का फैसला मंजूर है। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हिमाचल को सुंदर, स्वच्छ और ईमानदार प्रदेश बनाएंगे। सुखविंदर बेहद भावुक नजर आए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भाजपा सांसद बोले, मेरे 4 बच्चों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। रवि किशन ने लोकसभा में पेश किया जनसंख्या नियंत्रण बिल, बोले काश पहले कानून होता। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर बहस चल रही है। इसी बीच गोरखपुर से भाजपा सांसद और एक्टर रवि किशन ने बढ़ती जनसंख्या का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाती तो मेरे 4 बच्चे नहीं होते। मैं 4 बच्चों के बारे में सोचता हूं तो सॉरी फील करता हूं। रवि किशन ने आगे कहा कि यह कांग्रेस की गलती है। सरकार उनके पास थी, उनके पास कानून था, हम अवेयर नहीं थे, हम बच्चे थे, हम तो खेलते कूदते जीवन में अंगड़ाई ले रहे थे। खास बात यह है कि भाजपा सांसद रवि किशन ने ही शुक्रवार को लोकसभा में जनसंख्या कानून नियंत्रण बनाने के लिए बिल पेश किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ईशान किशन से हारा बांग्लादेश, 182 पर ऑल आउट हुई टीम। अकेले ईशान ने बनाए थे 210 रन, विराट ने भी जमाई सेंचुरी। जी हां दोस्तों, लगातार 2 मैच हारकर सीरीज पहले ही गंवा चुकी टीम इंडिया ने तीसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश को 227 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम क्लीन स्वीप होने से बच गई। यह वनडे क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारत की बांग्लादेश के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी जीत है। पिछला रिकॉर्ड 200 रन का था। भारत ने 2003 में ढाका में बांग्लादेश को इस अंतर से हराया था। दोस्तों, चटगांव में शनिवार को बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत ने ईशान किशन की बदौलत 210 रन जिन्होंने बनाए, उन्होंने डबल सेंचुरी और विराट कोहली ने 113 रन के 44वें शतक की मदद से 50 ओवर में 8 विकेट पर 409 रन बनाए। ईशान ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने 126 गेंद पर ही दोहरा शतक जमा दिया था। जवाब में बांग्लादेश की टीम 34 ओवर में 182 रन के स्कोर पर सिमट गई। शाकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। दोस्तों, भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, यानी कि बांग्लादेश ईशान किशन जितने रन भी नहीं बना पाया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वनडे के क्रिकेट इतिहास में अब तक 9 बार डबल सेंचुरी बनी है ओडीआई मैचों में, जिनमें से ज्यादातर
डबल सेंचुरियां भारतीय खिलाड़ियों ने ही मारी है दोस्तों। 3 डबल सेंचुरियां तो केवल रोहित शर्मा ने मारी है, एक सचिन तेंदुलकर, एक वीरेंद्र सहवाग और एक ईशान किशन ने लगाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात हार कर भी खुश है अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली में बंगला, सरकारी टीवी पर जगह और झाड़ू पर कॉपीराइट मिलेगा। आम आदमी पार्टी बनी राष्ट्रीय पार्टी। जी हां दोस्तों, गुरुवार यानी कि 8 दिसंबर की शाम का वक्त गुजरात चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके थे। सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी 182 में से 156 सीटें जीत चुकी थी। निराशाजनक रिजल्ट के बीच भी अरविंद केजरीवाल खुश थे क्योंकि अब उनकी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है। जी हां दोस्तों, आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। गुजरात के लोगों ने हमें राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। देश में चंद पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। आम आदमी पार्टी के चीफ ने यह सारी बातें कही। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी को क्या क्या दर्जे मिल जाएंगे। दरअसल दोस्तों अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहा जाएगा। उनके चुनाव चिन्ह झाड़ू पर कॉपीराइट है, यानी कि अब झाड़ू का चुनाव चिन्ह कोई और दूसरी पार्टी को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को अब दिल्ली में सरकारी बंगला भी दिया जाएगा और सरकारी टीवी चैनल पर उनको जगह भी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सबक सिखाने वाली टिप्पणी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, निर्वाचन आयोग ने कहा। जी हां दोस्तों, गुजरात में एक चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यह टिप्पणी की 2002 की हिंसा के साजिशकर्ताओं को सबक सिखाया गया है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने यह जानकारी दी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट पर गौर करने और कानूनी राय लेने के बाद निर्वाचन आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने का जिक्र करना चुनाव संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। एक पूर्व नौकरशाह ने पिछले महीने खेड़ा जिले के महुदा में एक चुनावी रैली में अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर निर्वाचन आयोग का रुख किया था। रैली में शाह ने आरोप लगाया था कि गुजरात में कांग्रेस के शासन के दौरान बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे होते थे। कांग्रेस विभिन्न समुदायों और जातियों के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाती थी। ऐसे दंगों के जरिए कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को मजबूत किया और समाज के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेख हसीना के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोग, बांग्लादेश में विपक्ष कर रहा चुनाव की मांग, हजारों विरोधियों को जेल में डाल चुकी है सरकार। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहां विपक्ष की बुलाई गई रैली में पहुंचे इन लोगों ने शेख हसीना से इस्तीफे की मांग की। लोकल मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने फिर से चुनाव कराने की मांग को लेकर एक रैली का आयोजन किया था जो ढाका के गोपाल बाग मैदान में हुई। इस रैली में लोगों ने जमकर शेख हसीना वोट चोर है के नारे लगाए। बांग्लादेश में विपक्ष काफी समय से बिजली कटौती और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है जो हाल ही में और तेज हो गए। इसी के चलते शुक्रवार को सुरक्षा बल PNB के हेडक्वार्टर में घुस गए। सुरक्षा बलों की इस रेड में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके कारण विपक्ष में नाराजगी और बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉर्डर डिस्प्यूट, सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री अपना रुख स्पष्ट करे, उद्धव ठाकरे की अपील। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का भी बचाव किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर न्यायपालिका पर दबाव डालने और इसे अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। उद्धव ठाकरे ने शनिवार को जालना जिले के संत रामदास कॉलेज में 42वें मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। ठाकरे ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ बयान देने के लिए आलोचना की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिजिजू ने पिछले महीने कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली संविधान के प्रति सर्वदा अपरिचित शब्दावली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीटी ऊषा बनी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, निर्विरोध किया गया चुनाव। जी हां दोस्तों, अपने जमाने के दिग्गज धाविका पीटी ऊषा को शनिवार को भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA का पहला महिला अध्यक्ष चुना गया, जिससे भारतीय खेल प्रशासन में एक युग की शुरुआत भी हुई। एशियाई खेलों में कई पदक जीतने वाली और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की भाला दौड़ में चौथे स्थान पर रही 58 वर्षीय पीटी ऊषा को चुनाव के बाद शीर्ष पद के लिए
निर्विरोध निर्वाचित किया गया। चुनाव उच्चतम न्यायालय से नियुक्त किए गए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज नागेश्वर राव की देखरेख में संपन्न हुए। उषा के अध्यक्ष चुने जाने से आईओए में गुट राजनीति के कारण पैदा हुए संकट भी समाप्त हो गए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस महीने चुनाव नहीं कराने की दशा में आईओए को निलंबित करने की चेतावनी दे दी थी। इन चुनावों को दिसंबर 2021 में होना था। पीटी उषा का शीर्ष पद पर चुना जाना पिछले महीने ही तय हो गया था, क्योंकि वह अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाली एकमात्र प्रत्याशी थी। किसी ने भी पीटी उषा का विरोध नहीं किया, जिन्हें जुलाई में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए नामित किया था।